प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग संघीय व्यवस्थापिका पढ़ रहे हैं और संघीय व्यवस्थापिका में लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा के पदाधिकारियों की बात हो रही है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष उपाध्यक्ष की शक्तियां और कार्य, इनके बारे में आज की कक्षा में हम लोग इस भाग 6 में बात करने वाले हैं। तो भाग 6 लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य, इस पर बात कर रहे हैं। तो आइए बारी बारी हम लोग इसे देखते हैं। पहला बिंदु है लोकसभा के पदाधिकारी। तो आज की टॉपिक में लोकसभा के पदाधिकारी यानी ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। कौन है ये? ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पदाधिकारी की बात हो रही है, लोकसभा के जो अधिकारी हैं उनकी बात हो रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से लेकर 97 तक अगर बात करें तो हमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात की गई, प्रावधान किए गए। किसमें? अनुच्छेद 93 से लेकर के अनुच्छेद 97 तक। तो भारतीय संविधान के पहला बिंदु हम लोगों का होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक इसकी बात हो रही। रेंज क्या है? 93 से 97 तक लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं केवल अध्यक्ष की ही नहीं, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है, का प्रावधान किया गया है। तो क्या देखा आपने कि अनुच्छेद 93 से लेकर के 97 तक लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर चर्चा की गई है, उसका प्रावधान किया गया है। इन दोनों के अतिरिक्त, यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त एक पैनल भी बनता है और वो पैनल जो है इनके कार्यों को करता है। तो इसको भी हम लोग नोट कर दें कि इन दोनों के अतिरिक्त एक पैनल भी नियुक्त किया जाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक पैनल भी नियुक्त किया जाता है। नियुक्त किया जाता है और पैनल क्या करता है? ये पैनल जो है लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्यों को करता है। वह लोकसभा सदस्य के रूप में तो जो इन पदाधिकारियों के कर्तव्यों का निष्पादन करता है, जो इन पदाधिकारियों के कर्तव्यों का निष्पादन करता है। तो आपने देखा कि एक पैनल भी नियुक्त होता है। तो बात क्या क्या मिली? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष
इन दो पदाधिकारियों के अलावा एक पैनल जो इनके कार्यों को करता है। अब हम लोग सीधा सीधा बात करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो अगला जो टॉपिक है आज का वो है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं और उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर, यानी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर, ये दो पदाधिकारी जिनकी बात हमें करनी है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष। अब आइए इसमें बारी बारी बात करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, मतलब सदस्य में से ही लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो आप बात करेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। पहला बिंदु, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। ये पहली बात कि लोकसभा का एक सदस्य ही है जो लोकसभा के सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव होता है। और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होने के नाते इनका कोई अलग से शपथ ग्रहण नहीं होता, क्योंकि लोकसभा के सदस्य के रूप में इनका शपथ ग्रहण हो जाता है। मतलब ये कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अलग से शपथ ग्रहण नहीं होता, क्योंकि लोकसभा के सदस्य वो होते हैं और लोकसभा के सदस्य होने के नाते उनका शपथ ग्रहण शपथ सदस्य के रूप में हो जाता है। तो ये बात आपको जाननी है कि लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से किसी सदस्य शपथ का प्रावधान नहीं है। यानी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से शपथ ग्रहण का प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि सदस्य के रूप में इनका शपथ ग्रहण हो जाता है, क्योंकि वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, क्योंकि वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। यानी शपथ जो है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में होता है, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं होगा, सदस्य के रूप में उनका शपथ ग्रहण हो चुका रहता है। अगले बिंदु में, अगर लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त है तो ऐसी दशा में लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करेगा
और अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में से किसी को अध्यक्षता करने का कार्य सौंप सकता है। तो आपने यहां देखा कि लोकसभा का अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो उसका कार्य उपाध्यक्ष के द्वारा, और अगर वो भी अनुपस्थित है तो उनका कार्य लोकसभा के ही किसी सदस्य के द्वारा जिसको राष्ट्रपति ने निर्दिष्ट कर दिया हो, जिसको राष्ट्रपति ने ये जिम्मेदारी सौंप दी हो। और जब कोई तीसरा व्यक्ति लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, राष्ट्रपति उसको सौंपेगा, तो वह लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही शक्ति रखेगा, लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही व्यवहार करेगा, कार्य करेगा और शक्तियां उसकी होंगी। तो ये बात हम लोग नोट करेंगे कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो अगले बिंदु में चलते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो क्या होगा? तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वाह करता है। कौन करेगा? उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वाह करता है। तो ये बात तो जाहिर सी है कि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उसकी जगह पर अध्यक्षता का कार्य कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर साहब थे। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? जी.वी. मावलंकर। ये बात आपको ध्यान होगी। उसी तरह लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष का नाम था एम अनंतशयनम अयंगर, और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम, ये कौन है? ये हैं एम अनंतशयनम अयंगर। ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष का नाम। अनुच्छेद 95 में एक प्रावधान है कि अनुच्छेद 95 में के अनुसार अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष, यानी इसी में हम आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु में। अनुच्छेद 95(1) की बात कर लें। 95(1) के अनुसार मान लीजिए अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है के अनुसार यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष, यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो
लोकसभा के सदस्यों में से कोई हो तो लोकसभा के सदस्यों में से कोई अध्यक्षता करेगा जिसको इस कार्य हेतु राष्ट्रपति ने निर्दिष्ट किया हो। तो ये बात देखा गया अनुच्छेद 95 में इस बात की व्यवस्था की गई है, 95(1) में, कि राष्ट्रपति महोदय जिस व्यक्ति को निर्दिष्ट कर देंगे, जिस व्यक्ति को लगा देंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने के लिए, वह व्यक्ति अनुच्छेद 95(1) के अनुसार सदन की अध्यक्षता का कार्य करेगा। और जो व्यक्ति कार्य करेगा उसकी शक्तियां अनुच्छेद 95(2) के अनुसार, उसकी शक्तियां और कर्तव्य लोकसभा के अध्यक्ष के अनुरूप हैं। यानी कि 95(2) के अनुसार अनुच्छेद 95(2) के अनुसार क्या बात होगी? इसके अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो व्यक्ति लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, जो व्यक्ति यह कार्य करेगा, अध्यक्षता करेगा, उसके साथ क्या होगा? लोकसभा द्वारा इस कार्य निर्दिष्ट किया गया हो, वो उसको सारी शक्तियां प्राप्त होंगी, सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। उसे अध्यक्ष की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। तो ये चीज हम लोगों ने देखा कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अगर कोई व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति ने निर्दिष्ट किया हो लोकसभा की अध्यक्षता करता है, तो उसे अनुच्छेद 95(2) के अनुसार वो सारी शक्तियां प्राप्त होंगी जो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होंगी। तो ये रहे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आज के टॉपिक में हमें एक और बात करनी है, वो है अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य। तो अगली बात है अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य, यानी पावर्स और फंक्शंस, यानी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। क्या करेंगे? पावर्स एंड
फंक्शन ऑफ द स्पीकर, यानी स्पीकर की शक्तियां और उसके कर्तव्य या कार्य, इस पर बात करनी है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो लोकसभा के अध्यक्ष का है वो है सदन का संचालन करना, लोकसभा का, निम्न सदन का संचालन करना। तो यही बात हमें देखना है कि कैसे संचालन होगा, कैसे कार्रवाई होगी लोकसभा की, उसको व्यवस्थित और नियंत्रित करने का कार्य लोकसभा के अध्यक्ष का है। तो लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य हम लोग पहले बिंदु में बात करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य बैठकों का संचालन करना, प्राथमिक कार्य बैठकों का संचालन करना तथा और क्या करना? तथा कार्रवाई को व्यवस्थित व नियंत्रित करना, तथा कार्रवाई को व्यवस्थित व नियंत्रित करना है। तो यह है लोकसभा के अध्यक्ष का पहला काम कि लोकसभा का संचालन करना है, उसकी कार्रवाई को कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे नियंत्रित करना है, ये उसका कार्य। अगर कोई मतभेद हुआ इस कार्य में तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। मतभेद की स्थिति में, यानी मतभेद की अवस्था में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अगर कोई मतभेद है तो मतभेद की अवस्था में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम। अगर मतभेद है तो अध्यक्ष का निर्णय क्या होगा? लास्ट है, अंतिम। इसके बाद अगले बिंदु में लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य क्या है? तो अनुच्छेद 110 के अनुसार बात करें तो धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यानी अनुच्छेद 110 के अनुसार, अगला बात करेंगे, अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये अनुच्छेद 110 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष की एक शक्ति, एक कार्य। धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, धन विधेयक के मामले में डिसीजन कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष देता है। उसी तरह अनुच्छेद 108 में एक प्रावधान है
अनुच्छेद 108 के अनुसार इसमें ज्वाइंट सीटिंग की बात है, संयुक्त बैठक की बात है लोकसभा और राज्यसभा की। अगर किसी विधेयक पर मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है कि वे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला करके कार्रवाई करें। तो यहां बात यह है कि जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। राष्ट्रपति मीटिंग को बुलाएंगे और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। तो ये बात यह है, दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में मान लीजिए क्या हो जाए, गतिरोध हो जाए। किसी विधेयक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग जिसको कहेंगे, यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला ली जाएगी। ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोनों संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये देखा गया कि लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है अनुच्छेद 108 के अनुसार उसकी अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा अगर किसी प्रस्ताव के पक्ष विपक्ष में जो मत पड़ रहे हैं और वो मत अगर बराबर हो जाएं तो मत बराबर होने की अवस्था में निर्णायक मत लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होता है सदन में दोनों पक्षों के मत बराबर होने की स्थिति। तो अगला बिंदु यह होगा कि किसी प्रस्ताव के पक्ष व विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर किसी प्रस्ताव के पक्ष व विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर बराबर मत, अगर मान लीजिए दोनों तरफ वोट क्या हो गया, बराबर हो गया, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। बराबर मत पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। तो एक प्रावधान आपने ये देखा कि निर्णायक मत देने की जो शक्ति है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास। इसी तरह अगर दल बदल विरोधी कानून के तहत बात सामने आती है तो लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सदस्यों के संबंध में दल बदल
से संबंधित जो शिकायत होगी उस पर वो सदस्यों की निरर्हता, डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय करेगा। पुनः एक बार सुन लें कि अगर सदन के अंदर दल बदल का मामला आता है, सदस्यों के द्वारा दल बदल किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सदस्य को डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार, डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष का है। तो इस बिंदु में देखते हैं कि दल बदल विरोधी कानून के तहत, दल बदल विरोधी कानून के तहत, मान लीजिए अगर कोई दल बदल हुआ और दल बदल विरोधी कानून उस पर लागू हुआ, तो लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी सदस्य के, लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है, यह अधिकार है कि वह उस सदस्य के संदर्भ में क्या करेगा कि वह किसी सदस्य के संबंध में, वह किसी सदस्य के संबंध में दल बदल की शिकायत पर, दल बदल की शिकायत पर क्या करेगा, दल बदल का अगर शिकायत हुआ तो शिकायत पर उसकी निरर्हता का फैसला करेगा, शिकायत पर उसकी निरर्हता पर फैसला करेगा या करता है। तो इस तरह से देखा कि दल बदल विरोधी कानून के मामले में सदस्य के ऊपर अगर दल बदल विरोध की शिकायत दर्ज होती है तो ऐसी दशा में उसे डिस्क्वालीफाई करने का, निरर्ह घोषित करने का जो अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास। इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष ये तय करता है कि कौन सदस्य कब और कितनी समय तक बोलेगा और कितनी समय तक नहीं बोलेगा। तो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष यह भी तय करता है कि लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कि सदन में कौन सदस्य कितनी अवधि तक बोलेगा, कि सदन में कौन सदस्य कितनी अवधि तक बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा, इसको भी निर्धारित कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। यानी लोकसभा के अध्यक्ष की यह शक्ति है, यह तय करता है कि सदन में कौन बोलेगा, कब बोलेगा, कितना बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। इसके अलावा लोकसभा की जो बैठक होती है
उसमें कोरम के पूरा होने की आवश्यकता होती, गणपूर्ति की आवश्यकता होती है। कोरम जो कुल सदस्यों के 1/10 होता है, अर्थात लोकसभा में कोरम की सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 55। यानी कम से कम 55 सदस्य अगर नहीं हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की बैठक को तब तक के लिए टाल सकता है, स्थगित कर सकता है, जब तक कोरम की व्यवस्था न हो जाए। ये अनुच्छेद 103 में ये बात बताया गया। तो लोकसभा की बैठक के लिए यदि गणपूर्ति नहीं है, अगला बिंदु, लोकसभा की बैठक के लिए यदि गणपूर्ति कोरम यानी गणपूर्ति नहीं है। गणपूर्ति क्या है? कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 सदस्य। गणपूर्ति भी यही नोट कर लें, कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 सदस्य, और ये होते हैं करीब करीब 55। यानी गणपूर्ति अगर नहीं है तो बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर दे। गणपूर्ति नहीं है तो क्या करेगा? बैठक को तब तक के लिए क्या कर दे? स्थगित कर दे। तब तक के लिए बैठक को क्या कर दे? स्थगित कर दे, जब तक कि गणपूर्ति ना हो जाए। जब तक कि गणपूर्ति न हो जाए, यानी तब तक वो क्या करेगा? अनुच्छेद 103 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 103 के अनुसार गणपूर्ति कितनी है? अनुच्छेद 103 के अनुसार सभा के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग, सभा के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अर्थात 1/10 55। ये बात हम लोग पहले भी लिखे हैं। ये गणपूर्ति माना जाता है, के अनुसार गणपूर्ति माना जाता है। तो ये बात हुई अनुच्छेद 103 के अनुसार गणपूर्ति की व्यवस्था सदन में होनी चाहिए, तभी सदन की बैठक कंटिन्यू की जा सकती है। अगर गणपूर्ति नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? बैठक को तब तक के लिए टाल देगा, स्थगित कर देगा, जब तक गणपूर्ति ना हो जाए, कोरम ना हो जाए। वर्तमान अध्यक्ष की बात कर लें। वर्तमान अध्यक्ष कौन है 18वीं लोकसभा के? वर्तमान अध्यक्ष हैं
ओम बिरला। वर्तमान अध्यक्ष का नाम वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, केवल अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष का नाम ओम बिरला है। तो ये हो गया लोकसभा के अध्यक्ष की बात, उपाध्यक्ष की बात, उनकी शक्तियां और कार्य के बारे में। आइए इसे दोबारा से देख लें और आज की कक्षा को समाप्त करें। तो आज लोकसभा के पदाधिकारी की बात होनी है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की बात हम लोग करनी है, अध्यक्ष की शक्तियां और कार्यों पर बात करनी। बात शुरू करते हैं लोकसभा के पदाधिकारी से कि लोकसभा के पदाधिकारी कौन है? ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 से लेकर 97 तक लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में प्रावधान किया है। अनुच्छेद 93 से लेकर 97 तक लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर के व्यवस्था किया गया है। इन दोनों के अतिरिक्त एक पैनल भी है, एक पैनल नियुक्त किया जाता है और वो पैनल इन पदाधिकारियों के कर्तव्यों का निष्पादन करता है। तो आपने देखा कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा एक पैनल की व्यवस्था भी है। इससे आगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर बात करनी है, जिसको स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कहेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है या उपाध्यक्ष जो है, ये लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। लोकसभा के सदस्य में से ही एक उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनेंगे और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस पद के नाते, अध्यक्षता या उपाध्यक्ष होने के नाते, इनका कोई शपथ ग्रहण अलग से नहीं होता, क्योंकि लोकसभा के सदस्य के रूप में ही इनका शपथ ग्रहण होता है। लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ होता है, इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कोई शपथ ग्रहण नहीं होता अलग से। एक ही शपथ ग्रहण होता है, वो है लोकसभा के सदस्य के रूप में लिया जाने वाला शपथ। इसके अलावा यहां देखना है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका निभाएगा और इस तरह से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था है। अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका निभाएगा। प्रथम अध्यक्ष का नाम, लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम जीवी मावलंकर और लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष का नाम एम अनंत शयनम अयंगर। एम अनंत शयनम अयंगर ये लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष और वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं। अगले बिंदु में हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 95(1) की। अनुच्छेद 95(1) में बात किया गया है कि अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष उसका कार्य करेगा और अगर उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो लोकसभा के सदस्यों में से कोई अध्यक्षता करेगा, जिसको इस कार्य हेतु राष्ट्रपति ने निर्दिष्ट किया। यानी राष्ट्रपति महोदय लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी को निर्दिष्ट कर देंगे, कार्य सौंप देंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके पद रिक्ति के समय
अध्यक्षता का कार्य करेगा। इसी तरह अनुच्छेद 95(2) कहता है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, अनुपस्थित हैं, तो ऐसी दशा में जो तीसरा कोई व्यक्ति जो लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, जिसको राष्ट्रपति निर्दिष्ट करेंगे, उसको वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो लोकसभा के अध्यक्ष की होंगी। तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो शक्तियां प्राप्त होंगी, वही शक्तियां उस व्यक्ति को भी प्राप्त होंगी जो सदन की अध्यक्षता करेगा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य, अध्यक्ष के पावर्स और फंक्शन के बारे में। स्पीकर के पावर और स्पीकर का फंक्शन क्या है। स्पीकर का कार्य, प्राथमिक कार्य यही है कि बैठकों का संचालन करें। लोकसभा के अंदर बैठकों का क्या करेगा, संचालन करेगा, कार्रवाई को व्यवस्थित करेगा, नियंत्रित करेगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का संचालन करता है, लोकसभा की कार्रवाई को नियंत्रित और व्यवस्थित करता है। अगर कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष के निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं उठेगा। तो लोकसभा के संचालन के लिए अध्यक्ष रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरह अनुच्छेद 110 के अनुसार, अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो एक बिंदु आपने ये देखा। उसी तरह आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 108 की बात करते हैं। अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों में अगर किसी विधेयक को लेकर के गतिरोध उत्पन्न हो गया, दोनों सदनों में सामंजस्य नहीं हुआ, तो राष्ट्रपति महोदय दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का प्रावधान, और ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। उसी तरह से अगर पक्ष और विपक्ष में किसी विधेयक पर, किसी प्रस्ताव पर बराबर मत हो जाए, मत बराबर हो जाए, कोई प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव में पक्ष और विपक्ष दोनों का मत क्या हो गया, बराबर हो गया, और निर्णय की स्थिति हो गई, तो निर्णायक मत अध्यक्ष देगा। क्या करेगा, यानी अध्यक्ष का मत उस दशा में निर्णायक मत होगा। वह जिसको मत दे देगा, पक्ष को दे देगा तो पक्ष, और विपक्ष को दे देगा तो विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव पास हो जाएगा। तो निर्णायक मत बराबर होने की अवस्था में निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष का है। इसी तरह दल बदल विरोधी कानून की बात करें कि अगर दल बदल विरोधी कानून के तहत कोई मामला बनता है, तो लोकसभा अध्यक्ष उसी को यह अधिकार है कि किसी सदस्य के संबंध में अगर दल बदल की शिकायत होती है तो उसकी निरर्हता, उसके डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करें। डिस्क्वालिफिकेशन, उसके निरर्हता का निर्णय, डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय
लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर किसी व्यक्ति के, किसी सदस्य के ऊपर दल बदल की शिकायत है तो उसकी निरर्हता का डिसीजन कौन करेगा? डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इसी तरह लोकसभा अध्यक्ष ही ये तय करता है कि सदन में कौन सदस्य कितनी अवधि तक बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। यानी ये अध्यक्ष ही डिसाइड करेंगे कि कौन सदस्य कितना बोलेगा, कब बोलेगा और कब नहीं बोलेगा। इसके अलावा लोकसभा में बैठकों के लिए गणपूर्ति की बात की जाती है। गणपूर्ति का मतलब कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10। लोकसभा में यह 55 होता है। तो गणपूर्ति अगर नहीं है तो बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर देगा लोकसभा अध्यक्ष जब तक गणपूर्ति न हो जाए। जब तक गणपूर्ति न हो जाए तब तक गणपूर्ति की अनुपलब्धता के कंडीशन में, गणपूर्ति न होने की दशा में अध्यक्ष क्या कर सकता है? सदन की बैठक को गणपूर्ति होने तक स्थगित कर सकता है। अनुच्छेद 103 में कहा गया है, अनुच्छेद 103 के अंदर यह प्रावधान है कि गणपूर्ति क्या होती है? कुल सदस्य संख्या के 1/10वां भाग होता है। 1/10वां भाग लोकसभा में 55 की संख्या होती है। इस प्रकार गणपूर्ति के न होने पर या गणपूर्ति की अवस्था में लोकसभा का संचालन गणपूर्ति न होने पर नहीं होगा और इसको स्थगित करने का काम लोकसभा का अध्यक्ष। इसके अलावा वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है लोकसभा के? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला और उपाध्यक्ष का पद नहीं है, रिक्त है। इस प्रकार हम लोगों ने आज की कक्षा में लोकसभा, उसके पदाधिकारियों के बारे में और अध्यक्ष उपाध्यक्ष की शक्तियों के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।